एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा। आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। क्या है बता देती हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इस चैप्टर की थ्योरी में ऑलरेडी आपको 2 बार करा चुकी हूँ। एक बार टर्म 1 के टाइम पर भी करवाई थी और एक बार ही मैंने पहले जब कोर्स कंप्लीट कराया था तब कराई थी। तो आज हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं, मैंने इस चैप्टर में से टोटल 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस में से ही आपका टर्म 2 में आने वाली है थ्योरी लिखने के लिए। तो आप इन 10 क्वेश्चंस को निकालो। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो इन्हीं वाले आंसर्स को आप कॉपी कर सकते, मतलब कॉपी से मेरा मतलब कॉपी पे नोट कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो। अदरवाइज आप वीडियो सेव करके रख लो, बहुत अच्छी बात है ना। जो आपको ठीक लगे वो करो। ये चैप्टर आपको पता है आपके टर्म टू में ये टर्म 2 में ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आप खुद सोचो, अगर आप 10 क्वेश्चंस करके जाते हो और उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाता है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होप आपको क्लियर विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द वेरियस मीन बाय which countries are trying to strengthen their own domestic economies। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो कौन से साधन है जिनको कोई भी कंट्री यानी कोई भी देश उनको अपनाता है और उससे अपने घरेलू व्यवस्था को वो मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी ऐसी कौन कौन सी इकोनॉमिक गतिविधियां हो सकती है जिससे कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है। आंसर देखते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, इससे इजी लैंग्वेज मिल नहीं सकती आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसलिए आप सेव कर लेना। फर्स्ट, फर्दर दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस अडॉप्टेड बाय देयर नेबरिंग नेशंस सो एज टू ऑल द एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देखो होता क्या है, जब भी कोई देश एक किसी टेक्निक को या फिर किसी भी विकास की प्रक्रिया को अपनाता है, तो जो पड़ोसी देश होते हैं ना वो भी उसको जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे अगर इंडिया ने या फिर चाइना, मान लीजिए इंडिया ने कोई नई तकनीकी है अपनाई है जिससे इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसकी जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है। तो जो उसके नेबर्स हैं जैसे चाइना हुआ या पाकिस्तान हुआ, तो ये भी क्या है उसे जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि ओके अगर इन्होंने ऐसा किया इससे इनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो इसको हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों की जो गतिविधियां हैं उनको जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, हम इनको एनालाइज करते हैं। कोई भी देश जब किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक किसी भी तकनीकी को अपनाता है, विकास कार्यक्रम को, तो वो क्या करता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करता है। बहुत बार क्या होता है, आपने किसी तकनीकी को अपनाया, आपने किसी विकास कार्यक्रम को अपनाया, लेकिन हो सकता है कि वो उस देश के लिए अच्छा हो बट आपके लिए नहीं, है ना, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो है वो चेंज होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप एनालाइज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया है whenever nations also resort to liberalizing their economies, this minimizes the government interference in economic activities. The economy is governed by market forces, demand and supply forces। देखो होता क्या है, जब भी कोई राष्ट्र अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है ना, उसको कम करते हैं। क्यों? और आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादातर सेक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सारे किसके हाथ में है, उनको दे दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर्स की साइड में। क्यों दे दिया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि
गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको बहुत सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए क्या हो रहा है कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको क्या होगा, आपको राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है उसको कम करना होता है, और जो जो भी इकोनॉमी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मार्केट पर डिपेंड करती है। और मार्केट किस पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई पर। आप डिमांड सप्लाई का तो आपको पता ही होगा कि आपने 11th में पढ़ा है कि जब भी ऐसा होता है कि आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपको अपनी सप्लाई भी बढ़ानी होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट पर बेस्ड होते हैं, और मार्केट जो होता है वो आपकी इकोनॉमी जो होती है आपकी उसको उस पर सीधा प्रभाव डालता है या सीधा इफेक्ट डाल रहा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, nations also resort to the process of globalization to open up their economies to provide wide international market to their domestic producers। आज जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए डेवलप तो है ही, उनको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स की हेल्प ले रही है। इंटरनेशनल मार्केट जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या केवल इंडिया में रहती है, नहीं, वो इंडिया के बाहर भी जा रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, मैं किसी भी क्वेश्चन पर ये नहीं कहूँगी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पूरे चैप्टर में से जब 10 क्वेश्चन निकाले गए हैं तो 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट strategies have India and Pakistan followed for their respective developmental path। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान अपने अपने विकास के लिए किन किन डेवलपमेंट पाथ को, किन किन रणनीतियों का पालन किया है ना। अब यहाँ पे मतलब एक कंपेयर टाइप है ना। फर्स्ट है आपका ये पॉइंट नंबर 1, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव फॉलोड अ सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्योंकि दोनों सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला, दोनों को सेम टाइम पे आज़ाद हुए, तो उनकी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी वो भी सिमिलर थी। क्या था, फर्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव started their developmental programs based on economic planning soon after their independence in 1947। दोनों ही देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने 1947 में इनको क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली। उसके तुरंत बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए थे दोनों ने, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, आप देख रहे हैं लैंग्वेज काफ़ी ईजी है ना। Both the countries relied on the public sectors for initiating the process of growth and development। यहाँ पे दोनों देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया, अपने खुद को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए पब्लिक सेक्टर पर भरोसा किया। दोनों ने मतलब पब्लिक सेक्टर्स जो थे, जब वो ये बात कब की हो रही है, 1947 की हाँ 1947। इसके बाद में, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना। बोथ ऑफ देम हैव फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाया, जिसमें स्टेट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स थे ने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब स्टेट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दोनों देशों ने अपने मतलब जो दोनों ही देशों ने मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अप्लाई किया। उसके बाद में नंबर 4, बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एट द सेम टाइम ऑफ स्ट्रेंथ देयर इकोनॉमीज।
मतलब दोनों ही देशों ने अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ही समय पर जो रिफॉर्म्स थे उनको भी चलाया। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया, आर्थिक सुधार को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल से पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या था कि दोनों देशों ने 1947 जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए, दोनों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। सेकेंड पॉइंट, दोनों देशों ने पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया। पॉइंट नंबर थर्ड, दोनों देशों ने मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाया और साथ में स्टेट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। पॉइंट नंबर फोर, दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको स्टार्ट किया। ओके, 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। काफ़ी, मतलब मैं कहना तो नहीं चाह रही क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1958 में चाइना ने एक अभियान स्टार्ट किया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसकी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। मैंने इसको भी पॉइंट्स में लिखा है। क्या लिखा है? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF was a campaign initiated in 1958 in China. The aims of their campaign are as follows. क्या क्या aims थे? Aim number first, the aim of the campaign was to initiate large scale industrialization in the country, concentrating not only in the urban areas but also in the rural ones. देखो 1958 में इस अभियान का जो उद्देश्य था वो ये था कि गांव के साथ साथ शहर के साथ साथ जो ग्रामीण एरियाज थे उनमें भी इंडस्ट्रीज लगाई जाए और जो लोग थे वहाँ को कि उनको स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी, जिनको हम SI के नाम से जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो लगाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया। कहाँ पर? चाइना में। तो इसका पहला उद्देश्य क्या हो गया? पहला उद्देश्य था 1958 में चाइना ने एक कैंपेन शुरू किया GLF में उनका उद्देश्य था कि जो हमारी अर्बन एरियाज थे उनको भी डेवलप करना और उनके साथ साथ जो रूरल एरियाज थे उनमें भी इंडस्ट्रीज को लगाना, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लगाना, सेटअप करना। उसके बाद नंबर 2, द पीपल इन द अर्बन एरियाज वर मोटिवेटेड टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकवर्ड्स। देखो इन्होंने अपने 1958 में जो GLF अभियान चलाया है, इसमें एक चीज़ और थी कि जो गांव में रहने वाले लोग थे उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी अपने आसपास। उन ज़मीनों पर उनको छोटे स्केल से जो कुछ भी काम उनको करना आता था या फिर उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई कुछ काम सिखाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे छोटी छोटी उनकी इंडस्ट्रीज उनको मतलब काम करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद में नंबर थर्ड, इन द रूरल एरिया commune system was implemented. Under this system people were engaged in collective farming. इसमें सॉरी मतलब लोगों को कम्यून सिस्टम, जो भी लोग गांव में रहते थे उनको कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए, यानी समूह में ग्रुप बनाकर फार्मिंग करने के लिए उनको कहा गया, उनको प्रेरित किया गया। क्योंकि जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आप काम ज़्यादा करते हो और जो ऐसा देखा गया कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी ज़्यादा हो रहा था जब वो लोग ग्रुप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो GLF आपको पता चल गया क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना? चाइना में जो वन चाइल्ड नॉर्म है आपको पता होगा शायद, क्यों इम्प्लीकेशन किया गया था इसका, वो पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन? इसका एक छोटा सा आंसर है, द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ।
इसका मतलब जो उद्देश्य था वो कम जनसंख्या वृद्धि थी, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या है मेन उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य जो है वो जनसंख्या में वृद्धि को कम करना है। इसीलिए वहाँ जो मतलब अगर हम देखें जो सेक्स रेशियो है चाइना का जो सेक्स रेशियो है, मतलब अगर हम जनसंख्या की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो रेशियो है ना, वो कम हुआ है। और देश का ऐसा मानना है कि जब आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो होगा क्या कि जो यंग होंगे वो कम होंगे, जो बूढ़े होंगे वो बहुत बुजुर्ग होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ यही लिखा गया है, द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना इज द लो पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस मेजर्स ऑल्सो लेड टू द fall in the sex ratio in China. The proportion of females per 1000 males. ठीक है, the countries believe that in the coming decades there will be more elder people in proportion to the young people. ठीक है, तो वन चाइल्ड नॉर्म का आपको पता चल गया है क्यों है। इसका मेन वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में नंबर 5 बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग चार्ट के फॉर्म में इनको बना कर आना। मेंशन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या है देखो, यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स 2000 और 2001, जो डेटा हमारे पास में है वो 2001 का है। अगर हम पॉपुलेशन इन मिलियंस की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1103.6, चाइना की 1303.7 और पाकिस्तान की 162.4। ठीक है, इसके बाद में एनुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है वो देखते हैं। तो ये जो डेटा है वो 1990 से लेकर 2003 तक का डेटा है। इंडिया की जो ग्रोथ हुई है वो 1.7 के हिसाब से हुई है, 1.7% के हिसाब से हुई है। चाइना की 1.0, और सबसे तेज़ी से कौन बढ़ रहा है? 2.5 से पाकिस्तान। जबकि आप वैसे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे कम जो पॉपुलेशन है मिलियंस में देख रहे हैं वो किसकी है? पाकिस्तान की। बट सबसे तेज़ी से कौन बढ़ रहा है? 2.5 तेज़ी से पाकिस्तान बढ़ रहा है अभी भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो चाइना कम तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? वो वन चाइल्ड का जो नॉर्म है उसकी वजह से। उसके बाद में डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया में 358, चाइना 138, पाकिस्तान 193। सेक्स रेशियो मतलब ये वही है, अभी ऊपर आपको बताया कि सेक्स रेशियो मतलब पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं वो। तो 933 इंडिया, पर चाइना 937 और पाकिस्तान 922। फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो 3.0 इंडिया का और चाइना 1.8, पाकिस्तान 5.1। पाकिस्तान में की जो फीमेल्स हैं वो सबसे, उनका फर्टिलिटी जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो इंडिया का अर्बनाइजेशन कितना है? 27.8, चाइना का 36.1, पाकिस्तान का 33.4। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पर है? चाइना में, और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है और सबसे पीछे हम हैं 27.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चार्ट को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो अब डिपेंड्स कि आपको कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप सिर्फ ये बनाकर छोड़ सकते हैं, आप चार्ट बनाइए और छोड़ दीजिए। बट यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो फिर आप इन्हीं चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का एक कॉलम बना दिया जिसमें वही लिखा वही है, देखो सेम चीज़ लिखी हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है चाइना इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय इंडिया। द अबव टेबल डिपेक्ट
that China's population in 2001 was approximately 13.3.7 millions, and that of India and Pakistan was 1103.6 millions and 162.4 millions respectively. ठीक है, तो ये पहला वाला कॉलम. दूसरे कॉलम को मैंने वापस लिख दिया एनुअल रेट. आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है. तो डिपेंड, ये याद रखना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क का आ रहा है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन की लेंथ को कम या ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लो, वही सेम चीज़ है ना. पॉपुलेशन, उसके बाद में मैंने सेक्स रेशियो वाला जो भी ऊपर समझाया, देन फर्टिलिटी रेट जो भी वो भी ऊपर समझा दिया, अर्बनाइजेशन यहाँ पे वापस से आपको समझा दिया. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंपेयर द contrast India and China's sectoral contribution toward GDP in 2003. What does it indicate? क्या है यहाँ पे, the comparison of India's China sectoral contribution toward their respective GDP can be done with the help of the data. ठीक है, क्या है देखो, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, एग्रीकल्चर होता है. सेकेंडरी कौन सा होता है, इंडस्ट्री सेक्टर होता है. और टर्सरी कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर होता है. ठीक है, देखो अगर आप देखोगे, ये है आपको कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन परसेंटेज 2003. इंडिया का 23% 2003 में प्राइमरी प्राइमरी जो सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, उसका 23% कंट्रीब्यूशन है. चाइना का बहुत कम 15%. इंडिया का सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में 26% जीडीपी है. और ये जो चाइना है इसका बहुत ज़्यादा है 53%. देन सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का 51% और चाइना का कंट्रीब्यूशन है 32%. मैं इसका मतलब समझा देती हूँ आपको एक बार. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 23% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे. और चाइना की कितनी है, 15%. इसका मतलब ये है कि इंडिया की ज़्यादा परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है बजाय चाइना के. अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर्स की बात करें तो इंडिया की 26% पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, जबकि चाइना की 53% पॉपुलेशन जो है उनकी खुद की इंडस्ट्रीज है. मतलब खुद की इंडस्ट्रीज से मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रीज पे में काम करते हैं या इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट हैं. अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडिया में 51% पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और वहीं पर जो चाइना है वहाँ पे 32% पॉपुलेशन जो है वो सर्विसेज पे डिपेंडेंट है. ठीक है, यही सेम चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है ऊपर, बस आपको चार्ट में शॉर्ट करके समझा दिया है. तो वही अगेन मैं वापस वही बोलूँगी, डिपेंड कि आपके पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है. क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नीचे की थ्योरी लिखने की, आप सिर्फ इस चार्ट को बनाओ, अच्छे से 2 नंबर मिल जाएंगे. बट अगर क्वेश्चन आया 4 नंबर में तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा. मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सर्विस सेक्टर्स को मैंने यहाँ पे जो सेम समझाया है वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी है. मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देती हूँ. कंट्रीब्यूशन टू प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी, द डेटा अबव रिवेल्स दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू इंडियाज जीडीपी इज 23%. यही ऊपर बताया था. Compared to 15% of China's GDP. This confirmed great nature to इंडिया इकोनॉमी. ठीक है, सेम मैंने वही सेकेंडरी का लिख दिया और सेम चीज़ हमने यहाँ पे टर्जरी का या फिर आप बोलेंगे इसको सर्विस सेक्टर उसका लिख दिया. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर. बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा. वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना. मैं पूरी कोशिश करती हूँ बीच में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट. यहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के मानव विकास के जो इंडिकेशंस हैं उन पे बात की है हमने.
तो आप यानी यहाँ पे कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसको इंडिकेट करता है, हमारे जीवन को, हमारे जीवन प्रत्याशा जो है उसको इंडिकेट करता है। दूसरा एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क हैं, जितने भी 18+ लोग हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है वो डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ह्यूमन डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा जितना कि आपके यहाँ पे जो भी यंग लोग हैं, जो भी एडल्ट्स हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने लिटरेट हैं और कितने लिटरेट नहीं हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो कहते हैं ना नवजात शिशु, जो बिल्कुल बच्चा तुरंत से पैदा हो रहा है, उसका मृत्यु दर। उसके बाद में नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में है, मतलब कितना परसेंट ऐसा पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। जीडीपी पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू, वही मतलब जीडीपी तो आपको पता है ना, सकल घरेलू उत्पाद कितना है कि हर एक प्रति व्यक्ति कितना आइटम कंज्यूम करता है, कितना घरेलू उत्पाद कंज्यूम करता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन। देखो ये अच्छा पॉइंट है। कितनी ऐसी प्रतिशत जनसंख्या है, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है जो कि बेहतर स्वच्छता में पहुंचने वाली है या उस कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज। वही कि कितने प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है जो कि बेहतर जल स्रोत के में पहुंचने वाली है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ग्रुप द फॉलोइंग फीचर्स pertaining the economies of India, China and Pakistan under 3 heads। मतलब चाइना, इंडिया, चाइना आपको बताना है यहाँ पे कि मतलब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में इकोनॉमिक, अगर हम उससे देखें, नज़रिए से देखें, आर्थिक नज़रिए से देखें, तो अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें, तो किसमें क्या, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए किसकी कौन सी विशेषता है। जैसे फर्स्ट दिया है 1 चाइल्ड नॉर्म, तो आपको पता है कि 1 चाइल्ड नॉर्म किसका है, इंडिया का है, चाइना का है। और वहीं पर इंडिया में और पाकिस्तान में क्या है, मिक्स इकोनॉमी चल रही है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अगर आपकी मर्जी है 1 चाइल्ड तो 1 चाइल्ड, आपकी मर्जी है 2 चाइल्ड्स तो 2 चाइल्ड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है लो फर्टिलिटी रेट। लो फर्टिलिटी रेट में चाइना का फर्टिलिटी रेट सबसे लो है, इंडिया का हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है, वहीं पाकिस्तान का वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद में हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। चाइना की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर इंडिया की बात करें ग्रो ड्यू टू सर्विस सेक्टर। इंडिया सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा है, ये हमने ऊपर चार्ट में भी देखा था, देखो आप यहाँ पे है ना, सर्विस सेक्टर में 51%, तो वहीं पे इंडिया क्या कर रहा है, ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर्स। यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो अर्बनाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत थोड़े से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद में वेरी हाई फर्टिलिटी रेट किसका है, पाकिस्तान का है। उसके बाद में लार्ज पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसका है, पाकिस्तान का। उसके बाद में लार्ज पॉपुलेशन भी, हाई डेंसिटी, ठीक है, ये सारे हमने देख लिए। उसके बाद में आ जाते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट the development of India, China and Pakistan with respect of some salient human development indicators।
इसमें आपको बताना है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना भी करनी है आपको, और जो इसके मतलब जो नेगेटिव पार्ट्स हैं वो भी बताने हैं। तो यहाँ पे केवल पॉइंट्स बताने थे, तो मैंने केवल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बाकी अगर इनकी डिटेल्स भी आएंगी तो ये सारे डिटेल्स मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो ऊपर हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से थ्योरी ले सकते हैं। देखो, फर्स्ट दिया हुआ है वो जीवन प्रत्याशा, जो ऊपर समझाया था। एडल्ट लिटरेसी रेट अभी ऊपर समझाया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब प्रति जो शिशु मृत्यु दर है, जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, कितनी ऐसी जनसंख्या है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। जीडीपी पर कैपिटा आपको पता ही है, मतलब जो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद है कितना कंज्यूम किया जा रहा है वो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, कितने ऐसे लोग हैं जो बेहतर स्वच्छता के अंदर आते हैं या फिर वो वहाँ तक मतलब पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे मतलब वो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो एक बार इन फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ जी, देखो फर्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ कमांड इन द 1956। आई एम सो सॉरी, जो कोल्ड हुआ है ना। पहले मतलब 1956 में किसने शुरू किया था पंचवर्षीय योजना? पाकिस्तान ने। तो इसका क्या हो गया आंसर? पाकिस्तान। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन चाइना और पाकिस्तान। किसका जो मतलब किसके यहाँ पे फीमेल्स जो अपने बच्चे को जन्म देते टाइम मर जाती है, मृत्यु दर होती है, वो किसकी ज़्यादा है? चाइना की या पाकिस्तान की? तो वो किसकी है? पाकिस्तान की। ये भी पाकिस्तान। उसके बाद में नेक्स्ट है नंबर सी, proportion of people below poverty line is more in इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में से गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है गरीबी रेखा के नीचे का? इंडिया का। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इन डैश वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। चाइना ने अपना रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था कब? 1978 में। ओके, तो होप बच्चों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, है ना। और ये क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर में से नहीं आने वाला है, सेव करके रख लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप 2 मिनट रुक जाओ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़, मैं देख रही हूँ कि आप वीडियोस को देखते बहुत हो, पसंद करते हो, बट ना तो लाइक कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।